हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी भी हम इसे बोला करते थे। आज वो चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसे ध्यान से समझना है और अच्छे से करना है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बेटा आईटीसी होता क्या है, आईटीसी को अवेल कैसे किया जाता है और कौन कौन से ऐसे क्रेडिट हैं जिन पर आईटीसी मिला नहीं करता, जिसे हम ब्लॉक क्रेडिट्स भी बोला करते हैं। साथ ही बेटा हम समझेंगे कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी कैसे लिया जाता है और यूटिलाइजेशन आईटीसी का कैसे किया जाता है। तो समझते हैं बेटा इस चैप्टर को अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। आईटीसी के प्रोविजन समझने से पहले बेटा कुछ हमें डेफिनेशन करनी है, तो उन डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। नंबर वन, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी and which are used or intending to be used in the course or furtherance of business। देखिए कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है कि वो गुड्स जिनकी वैल्यू जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दी गई है उस पर्सन के द्वारा जो पर्सन इन गुड्स पर आईटीसी क्लेम कर रहा है। ठीक है बेटा, और साथ ही इन गुड्स को यूज़ किया जा रहा है या भविष्य में यूज़ किया जाएगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो गुड्स क्या कहलाएंगे बेटा, वो गुड्स कहलाएंगे कैपिटल गुड्स। जैसे बात करें कि एग्जांपल की मशीनरी कैपिटल गुड्स का पार्ट है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कैपिटलाइज कर दी जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है। मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स or which may be wholly exempt from the tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes non taxable supply। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है कि गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई जिस पर नील रेट का टैक्स लगता हो या जिसे होली एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो टैक्स से अंडर सेक्शन 11 में सीजीएसटी एक्ट के या अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और उसमें इंक्लूड कर ली जाती है नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी। ठीक है बेटा, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। चूँकि ये जो वर्ड्स हैं जिनकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये बार बार यूज़ होंगे इस चैप्टर में, इसलिए मुझे आपको एक बार रिवाइज कराना ये ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा इनपुट। Input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course of furtherance of business। इनपुट का मतलब क्या है कि जो अदर देन कैपिटल गुड्स हैं, जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो क्या कहलाते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। ठीक, बाकी सेम डेफिनेशन है बेटा, यूज्ड और इंटेंटेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। इनपुट सर्विस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की सर्विस जो यूज कर रहा है सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है बेटा, इतनी समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट और डेफिनेशन करते हैं। इनपुट टैक्स को समझ लेते हैं कि इनपुट टैक्स होता क्या है बेसिकली। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, integrated tax, union territory tax charged or any supply of goods or services or both made to him and includes। देखिए इनपुट टैक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इनपुट टैक्स का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूटी टैक्स। ये जितने भी टैक्सेस हैं वो सब क्या है, इनपुट टैक्स है। और साथ ही इसमें इंक्लूड कर लिया गया है क्या क्या, देखिए द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट किया जाता है बेटा जब गुड्स का तो उस पर आईजीएसटी लगा करता है, उसे भी इनपुट टैक्स में कंसीडर कर लिया गया। द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द सेक्शन 9। याद करिए बेटा, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन और सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड सप्लायर को, दोनों केसेस में जो टैक्स की पेमेंट होती है बेटा उसे भी इनपुट टैक्स में कंसीडर कर लिया गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेम प्रोविजन बेटा,
आइडेंटिकल प्रोविजन थे जो सेक्शन 9(3) या 9(4) के, वो 5(3) और 5(4) में थे बेटा, यानी रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यानी SGST जो लग रहा है रिवर्स चार्ज पर या कोई सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो उस केस में जो SGST है वो भी बेटा इनपुट टैक्स है। साथ ही बेटा सिमिलर प्रोविजन जो है ई पॉइंट बात करता है, जो UTGST लगता है रिवर्स चार्ज पर या फिर ट्रांजैक्शन होती है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो दोनों केसेस में जो UTGST है बेटा वो भी इनपुट टैक्स में कवर कर लिया गया है। बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी, यानी कंपोजिशन लेवी में जो भी टैक्स पे किया जाता है वो इनपुट टैक्स नहीं कहलाता। इन अदर वर्ड्स, जो कंपोजिशन स्कीम लेता है रजिस्टर्ड पर्सन वो ITC क्लेम नहीं कर पाता। ठीक है, तो इनपुट टैक्स को अगर क्रक्स में कहें तो क्या मतलब हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि CGST, SGST, IGST, UTGST जितने भी प्रकार के GST हैं वो सब इनपुट टैक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जब इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लिया जाता है वो कहलाता है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है बेटा, इनवर्ड सप्लाई क्या होती है? इनवर्ड सप्लाई होती है बेटा इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration। इनवर्ड सप्लाई का मतलब हुआ कि रिसिप्ट हो रही है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, चाहे वो परचेज से की गई हो रिसीट या एक्विजिशन से की गई हो या किसी दूसरे तरीके से यानी ट्रांसफ़र से करी जा रही है, कंसिडरेशन के साथ हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, तो वो इनवर्ड सप्लाई कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट, एक जीरो रेटेड सप्लाई को भी समझ लेते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली जो नीचे दो सप्लाई प्रोवाइड कराई गई हैं गुड्स या सर्विसेज की, उन दोनों में से कोई भी सप्लाई होगी तो वो क्या कहलाएगी? जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगी। नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स या सर्विसेज का या दोनों का, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ऑफ द IGST एक्ट। सप्लाई की जाती है गुड्स या सर्विसेज की या दोनों एक सेज यूनिट को या सेज डेवलपर को, तो उस केस में ये जो सप्लाई की जा रही है वो क्या कहलाएगी बेटा? जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशंस? तो डेफिनेशन करने के बाद बेटा ITC कुछ समझ आया कि ITC होता क्या है? डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई सर कि जो इनपुट टैक्स होता है उसका क्रेडिट ले लिया जाता है तो वो ITC कहलाता है, इतना हमें समझ आ गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बेटा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ITC होता क्या, फिर उसकी कंडीशंस क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से एक लेमैन की लैंग्वेज में हम समझेंगे कि ITC होता क्या है। सपोज बेटा मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है बेटा, अब ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये अपने गुड्स परचेज करते हैं मिस्टर बी से। मिस्टर बी ये भी बेटा एक रजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर ए परचेज करते हैं मिस्टर बी से 10,000 वैल्यू के गुड्स और जिस पर बेटा GST लगा करता है एट द रेट ऑफ 18%, जिसमें बेटा CGST जो है वो 9% है और SGST जो है वो भी 9% है। ठीक है, अब इनवॉइस की कितनी वैल्यू बनेगी बेटा मिस्टर ई के हैंड में? मिस्टर बी क्या करेंगे? ₹10,000 की सेल्स दिखाएंगे बेटा। ठीक है, फिर उसमें ऐड करेंगे GST, कितना कितना करेंगे? CGST 9%, कितना हो गया बेटा? 900। SGST 9%, ये कितना हो गया? 900। टोटल कितना हो गया? 11,800 हो गया बेटा ये। ठीक है, अब जो मिस्टर बी हैं वो मिस्टर ए से 11,800 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें GST का कंपोनेंट कितना है? GST का जो कंपोनेंट है वो है 1800, CGST 900, SGST 900। ठीक है बेटा, मिस्टर बी ये जो कलेक्ट कर रहे हैं GST, ये बेटा वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर ए की।
मिस्टर ए गुड्स लेके आए बेटा, कितने के लेके आए? 11,800 के। ठीक है, सपोज मिस्टर ए जो ये बेटा गुड्स लेके आए हैं वो फर्दर सप्लाई के लिए लेके आए हैं, यानी कंज्यूमर को सेल करेंगे ये। मिस्टर बी जो था वो होलसेलर था और मिस्टर ए जो है वो बेटा रिटेलर है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए आप। तो अब मिस्टर ए जो है इनकी फर्दर सप्लाई करेंगे गुड्स, कंज्यूमर को अल्टीमेटली सेल करेंगे ये गुड्स। तो 10,000 के तो गुड्स लेके ही आए थे बेटा मिस्टर ए, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। सपोज 1,000 का उन्होंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई गुड्स की? 11,000 हो गई बेटा। ठीक है, अब इस पर भी बेटा जीएसटी लगा करता है, तो सपोज जीएसटी का जो रेट है वो बेटा 18% ही है। ठीक है, सीजीएसटी कितना हो गया? सीजीएसटी हो गया बेटा 9%। एसजीएसटी कितना हो गया? वो भी हो गया 9%। कैलकुलेट करिए कितना आएगा? ये आया बेटा 990 और ये भी 990। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 12,980 हो गई बेटा। ठीक है, समझ आ गया? अब इतनी जो वैल्यू है मिस्टर ए किससे कलेक्ट करेंगे बेटा? कंज्यूमर से करेंगे कलेक्ट। अल्टीमेटली तो कंज्यूमर पे करता है ना टैक्स। ये कैसे प्रूव होगा? ये अभी प्रूव हो जाएगा, देखिए आपके सामने। तो कंज्यूमर ने कितने रुपीस दिए बेटा? 12,980 रुपीस दिए मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए जो अपने 11,000 है वो अपने पॉकेट में रखेगा बेटा, जिसमें 1,000 उसका प्रॉफिट, 10,000 इसकी कॉस्ट, बचे कितने? 1,980 रुपीस बच गए बेटा। ठीक है, समझ आ गया? जिसमें सीजीएसटी के 990 हैं, एसजीएसटी के 990 है। ठीक है बेटा, अब मिस्टर ए देखिए क्या करेगा। मिस्टर ए यहाँ पर लेगा बेटा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। इनपुट टैक्स हमने अभी समझा था क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के हैंड में इनपुट टैक्स क्या होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब कुछ इनपुट टैक्स में था। अब मिस्टर ए को बेटा कितने रुपीस गवर्नमेंट को पे करने हैं? 990 पे करने हैं बेटा दोनों केसेस में, टोटल 1,980, जिसमें से वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका है 900 इन ईच केस, ऑलरेडी वो पे कर चुका है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब उसे सीजीएसटी कितना पे करना है? 90 रुपीज़ का। एसजीएसटी कितना पे करना है? 90 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, अब इसकी वो पेमेंट जो है गवर्नमेंट को कर देगा। तो ज़रा देखिए गवर्नमेंट के पास कितने अमाउंट पहुंची बेटा जीएसटी की? 1800 तो पहले गई थी, 180 और चली गई। कितनी चली गई? 1980 चली गई बेटा। ठीक है, और कंज्यूमर से कितनी कलेक्ट की थी मिस्टर ए ने? जीएसटी की अमाउंट 1,900 ही कलेक्ट की थी। तो अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से बेटा ये टैक्स गया? ये टैक्स गया कंज्यूमर की पॉकेट से। ठीक है, यानी इनपुट पर या इनपुट सर्विस पर जो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स दे दिया करता है बेटा, उसका वो क्रेडिट ले लेता है। क्रेडिट क्यों दे रही है गवर्नमेंट? ताकि जो अल्टीमेटली लोड है बेटा वो किसके ऊपर रहे? कंज्यूमर के ऊपर रहे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। क्लियर हो गया? समझ आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? चलिए अब सेक्शन 16 की बात करते हैं कि इनपुट टैक्स अवेल करने की कौन कौन सी कंडीशंस है। आइए बेटा सेक्शन 16 करते हैं। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये डिफाइन करता है बेटा सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या बात करता है बेटा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall subject to such conditions and restriction as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। देखिए सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? सब सेक्शन 1 बात कर रहा है कि बेटा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, पहली लिमिट क्या हो गई कि जिस पर्सन को आईटीसी लेना है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द जीएसटी एक्ट। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, यानी जो सेक्शन 49 में कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आईटीसी अवेल करेगा। सेक्शन 49 जो बात करता है बेटा वो बात करता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स की। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 9 में,
और कुछ एक्सट्रैक्ट जो है सेक्शन 49 का इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जो सेक्शन 49 में जो मैनर स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आईटीसी अवेल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। थर्ड कंडीशन आ गई बेटा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उन गुड्स या सर्विसेज को अपने बिजनेस में यूज करेगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, and said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। लास्ट लाइन क्या बताती है कि बेटा कि जो आईटीसी अवेल किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 1 ने क्या बोला बेटा, देखिए समझिए, एक एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ आप पढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट रेलिवेंट है आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ना। इवन कॉमा सेमीकोलन से बेटा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप प्रोविजन को ध्यान से समझ गए तो मेरी गारंटी है फिर आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया वो फिर हमेशा के लिए हो गया। ठीक है, देखिए, तो सबसेक्शन 1 ने क्या बात बताई कि अगर आईटीसी अवेल करना है पर्सन को उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आईटीसी अवेल करना है तो सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग अवेल करना चाहिए। तीसरी बात, आईटीसी जो अवेल किया जाएगा ओनली फॉर दोज गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंटेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड नेक्स्ट, जो अमाउंट होगी आईटीसी की वो क्रेडिट कर दी जाएगी कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये लेजर क्या होता है सर, ये बेटा हम समझेंगे जब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, वहां पर इसे समझेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लियर। नेक्स्ट, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless। सबसेक्शन 2 बेटा ओवर रूल कर रहा है, बात करता है कि नो रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल नहीं होगा कि इनपुट टैक्स का वो क्रेडिट ले ले किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के रेस्पेक्ट में, अनलेस यानी तब तक जब तक कि उसके पास क्या ना हो, ये सारी आइटम्स। नंबर 1, he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying documents as may be prescribed। उसके पास बेटा टैक्स इनवॉइस होना चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है बेटा, रूल 36 बेटा यहाँ पर बात करता है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया करता है रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए, रूल 36 सब रूल 1 में ये डिफाइन किया गया है, इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस इशू किया जाता है वो एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। इस केस में उस ट्रांजैक्शन की बात की गई है जहां पर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई करता है और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट फिर इनवॉइस इशू करता है, तो वो सेक्शन 31 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू किया करता है। नेक्स्ट, डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। डेबिट नोट भी बेटा वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आईटीसी अवेल कर सकता है एक रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट बेटा, बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। बिल ऑफ एंट्री का जो रोल आता है बेटा वो कस्टम्स एक्ट में आता है। जब भी गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो वहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर कि बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर भी आईटीसी अवेल कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 54। जो आईएसडी होता है बेटा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो इनवॉइस इशू करता है या क्रेडिट नोट इशू करता है उसके बेसिस पर भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है बेटा आईटीसी अवेल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करता है बेटा सब क्लोज बी, ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रजिस्टर्ड पर्सन को बेटा गुड्स या सर्विसेज रिसीव करने होंगे तभी वो उनका आईटीसी ले सकता है। इन केस उसने गुड्स रिसीव नहीं किए या सर्विस रिसीव नहीं की तो आईटीसी उसे नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है जिनकी अभी बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन डिफाइन की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स और एज द केस मे बी सर्विसेज।
देखिए एक्सप्लेनेशन में वो डिफाइन किया गया है जो मैं क्लॉज बी की एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन भी बात करती है उन केसेस की जहां पर बेटा अगर गुड्स रिसीव नहीं करता रजिस्टर्ड पर्सन, तब भी वो उनका आईटीसी ले सकता है। कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise। इस केस में बात की जा रही है बेटा बिल टू शिप टू मॉडल की। देखिए क्या होता है बिल टू शिप टू मॉडल, समझिए। मिस्टर ए बेटा एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है बेटा, और ये रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना दिल्ली में लिया हुआ है। दूसरी तरफ जो है मिस्टर बी, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, ठीक है, और इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ये लिया हुआ है यूपी में, ठीक है। अब देखिए बेटा मिस्टर ए जो है ये बेटा सप्लायर है, ठीक है, और जिन गुड्स की ये सप्लाई किया करते हैं वो गुड्स किससे परचेज करते हैं? ये मिस्टर बी से परचेज किया करते हैं। ऐसे ही मिस्टर ए के पास एक कस्टमर आते हैं मिस्टर सी, ठीक है बेटा। मिस्टर सी कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्टर सी जो है वो बेटा गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यानी हम बात करें एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। अब मिस्टर सी आते हैं बेटा मिस्टर ए के पास गुड्स की परचेज करने। मिस्टर ए बताते हैं कि वो गुड्स अभी अवेलेबल नहीं है, आप अपना एड्रेस जो है मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं डायरेक्ट आपके एड्रेस पर जो है इस गुड्स को पहुंचवा दूंगा, ठीक है बेटा। मिस्टर सी जो है मिस्टर ए का ऑफर जो है बेटा अवेल कर लेते हैं कि ठीक ऑफर है, और कहते हैं कि ठीक है ये लीजिए आप 50% पेमेंट अब ले लीजिए, 50% जो है जब गुड्स मेरे डिलीवर्ड हो जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं बेटा, मिस्टर बी को डायरेक्शन देते हैं कि सर्टेन गुड्स जो है मिस्टर बी वो डिलीवर कर दे। कहाँ पर डिलीवर कर दे? मिस्टर सी के यहाँ पर, जो कहाँ पर है बेटा? गाजियाबाद में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। तो इस केस में लॉ बात करता है कि मिस्टर ए जो है बेटा उन्हें आईटीसी मिल जाएगी इन गुड्स के रिगार्डिंग, इवन दो गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? एक्चुअल में गुड्स रिसीव कर रहा है मिस्टर सी, लेकिन फिर भी मिस्टर ए को यहाँ पर आईटीसी इनका मिल जाएगा। ये बोला जाता है बेटा बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such a registered person। जैसे हमने बेटा गुड्स का केस किया वैसे ही सिमिलर सर्विसेज के केस में भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए क्लॉज सी, subject to the provision of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of such supply। क्लॉज सी बात करता है बेटा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, कब तक? जब तक कि गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट एक्चुअली पेड ना हो जाए, ईदर इन कैश, या तो कैश में पेड कर दो गवर्नमेंट को, या थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ एडमिशेबल आईटीसी। जब यूटिलाइजेशन किया जाता है बेटा एडमिशेबल आईटीसी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू, तो वहां पर बेटा सेक्शन 41 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए यहां पर ये मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, ठीक है। 3 कंडीशन हुई बेटा, कौन कौन सी हुई? नंबर 1, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास, या अदर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर वो आईटीसी ले सके। नंबर 2, एक्चुअली रिसीव किए हों असेसी ने गुड्स या सर्विसेज, तभी बेटा वो आईटीसी ले सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये बता दिया गया है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन की डायरेक्शन पर थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन बेटा आईटीसी ले सकता है इन गुड्स के रेस्पेक्ट में। बिल टू शिप टू मॉडल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और तीसरी कंडीशन बात करती है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। He has furnished the return under section 39। रिटर्न के जो प्रोविजन है बेटा वो सेक्शन 39 में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा उसने रिटर्न फाइल कर दी हो सेक्शन 39 में, तभी वो जो है आईटीसी ले सकता है। अब बात करते हैं बेटा प्रोविजो की। प्रोवाइडेड दैट where the goods against an invoice are received in lots or installment,
The registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment. देखिए प्रोविजो क्या बात करती है कि इन केस असेसी जो है गुड्स रिसीव कर रहा है बेटा इंस्टॉलमेंट्स में या लॉट में, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उन गुड्स के रिगार्डिंग आईटीसी कब लेगा, जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट उसे रिसीव होगा। जैसे बेटा बात करें एक एग्जांपल की, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, ठीक है, और इसे एक सर्टेन केमिकल्स चाहिए जो मिला करते हैं ABC लिमिटेड से, ठीक है। ABC लिमिटेड एक अनदर कंपनी है जिससे ये केमिकल परचेज किया करता है। जो केमिकल की रिक्वायरमेंट है XYZ लिमिटेड के लिए वो है बेटा 10 मेट्रिक टन, ठीक है। अब XYZ और ABC लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो प्रोवाइड कराता है कि ये जो केमिकल प्रोवाइड कराया जाएगा XYZ को, ये बेटा लॉट्स में प्रोवाइड किया जाएगा या इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो होंगी 3 इंस्टॉलमेंट्स, यानी 3 इंस्टॉलमेंट्स में जाके डिलीवरी पूरी हो जाएगी 10 मेट्रिक टन की, ठीक है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है सपोज वो बनता है 1 अप्रैल 2019 को, और डिलीवरी जो हो रही है वो हो रही है बेटा नवंबर एंड तक पूरी, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को ही बेटा XYZ लिमिटेड जो है पूरी पेमेंट कर देता है ABC लिमिटेड ने इनवॉइस की थी। सपोज इस एग्जांपल में ABC लिमिटेड जो है इनवॉइस करता है XYZ लिमिटेड को 1,18,000 के लिए, जीएस में बेटा GST इंक्लूडेड है 18,000 का, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए सेक्शन क्या बात करता है, अगर गुड्स रिसीव हो रहे हैं लॉट्स में, तो जो रेसिपिएंट है उन गुड्स का वो जब लास्ट लॉट रिसीव होगा तभी जो बेटा आईटीसी ले सकता है उन गुड्स के अगेंस्ट। तो इस केस में बेटा XYZ लिमिटेड अब आईटीसी अवेल करेगा बेटा, वो करेगा नवंबर मंथ में, इवन दो उसने पेमेंट कब की है जीएसटी की, 1 अप्रैल को ही उसने पेमेंट कर दी है जीएसटी की, लेकिन फिर भी उसे आईटीसी जो मिलेगा वो कब मिलेगा, नवंबर में जाके मिलेगा। समझ आ गया, ये प्रोविजो बात करती थी। नेक्स्ट प्रोविजो की बात करते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than supplies on which tax is payable on reverse charge, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। ये जो प्रोविजो है बेटा ये बात करती है कि जो रेसिपिएंट है गुड्स या सर्विसेज का, उसे पेमेंट कर देनी चाहिए सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज को विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और पेमेंट कितनी अमाउंट की करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जो भी जीएसटी उस पर लगा हुआ है उसकी, यानी अदर वर्ड्स में कहें तो जो इनवॉइस की अमाउंट है वो पूरी की पूरी उसे पेमेंट कर देनी चाहिए। इन केस असेसी पेमेंट नहीं करता तो जितना भी उसने बेटा आईटीसी अवेल किया है उस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में 180 डेज जैसे ही खत्म होंगे वो आईटीसी जो उसने अवेल किया है वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा 18% का। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इंक्लूड होने का मतलब है कि ये माना जाएगा इतनी अमाउंट की जो है सप्लाई की है रेसिपिएंट ने, और अब उस पर 18% का इंटरेस्ट लग के उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन बेटा ये जो कंडीशन है बेटा कि पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज, इसकी एक्सेप्शन है 3। नंबर 1, वो सप्लाईज जिन पर टैक्स पेबल है बेटा रिवर्स चार्ज में, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रेसिपिएंट वहां ऑलरेडी पे करता है टैक्स। नंबर 2, डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन, जहां पर कंसिडरेशन नहीं है और डीम्ड सप्लाईज हैं उन पर भी बेटा ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर 3, सप्लायर की कोई लायबिलिटी है बेटा और उस लायबिलिटी को जो इनकर कर रहा है वो कर रहा है बेटा रेसिपिएंट, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है अगर उस पर एडिशन है कोई तो उस पर भी बेटा ये 180 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ along with the tax payable thereon। देखिए नेक्स्ट प्रोविजन बात करती है, देखिए इनकेस जो रेसिपिएंट है बेटा वो 180 डेज के बाद पेमेंट कर देता है टैक्स की, तो उस केस में फिर वो आईटीसी अवेल कर सकता है। नेक्स्ट, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed।
सपोज बेटा मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये मशीनरी परचेज करते हैं 10 लाख की, ठीक है बेटा, जिस पर 18% का जीएसटी लगता है और जीएसटी की जो वैल्यू है वो है बेटा 1,80,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो इन्होंने पे की है मशीनरी के लिए वो की है बेटा 11,80,000। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, 11,80,000 की पूरी अमाउंट पर इनकम टैक्स एक्ट में बेटा इस पर डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर लेते हैं। तो लॉ यहाँ पर बात करता है कि ये जो 80,000 है अगर इसका आईटीसी लेना चाहते हैं मिस्टर ए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं। यानी या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले मिस्टर ए या बेटा आईटीसी अवेल कर ले, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन, A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। सबसेक्शन 4 जो है बेटा वो मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन करता है कि असेसी कब तक जो है आईटीसी अवेल कर सकता है। देखिए सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि असेसी जो है आईटीसी अवेल कर सकता है, कब तक अवेल कर सकता है बेटा, नंबर 1 टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कौन सी रिटर्न ऑफ इनकम की बात कर रहा है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और कौन सा सितंबर का मंथ है बेटा ये, ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसका जो मंथ होगा सितंबर, उसकी जो ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइल करने की वहां तक। और दूसरा ऑप्शन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाए वहां तक। मैं यहां पे लिख देता हूं विच एवर इज अर्लियर। अब बात करते हैं बेटा डिटेल में। देखिए ये जो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल होती है बेटा उसकी ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर, ठीक है। और जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट हुआ करती है बेटा वो होती है 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा 2019-20 एक प्रीवियस ईयर है, इसकी हम बात करते हैं। लॉ यहां पर बात करता है जो सितंबर 2020 मंथ की जो रिटर्न होगी उसकी ड्यू डेट तक, यानी 20 अक्टूबर 2020 इस केस में, या 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर 1920 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा बेटा 2020-21। तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी 31 दिसंबर 2020। दोनों में जो पहले हो जाए वो वहां तक रिटर्न ले सकता है। तो इस केस में अगर एनुअल रिटर्न असेसी फाइल नहीं करता पहले तो बेटा 20 अक्टूबर 2020 वो मैक्सिमम पीरियड है कि असेसी आईटीसी अपना क्लेम कर सकता है। अगर बेटा उसने 20 अक्टूबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो तब जो है जिस डेट को उसने एनुअल रिटर्न फाइल करी है वो उसकी डेट हो जाएगी, उस डेट तक वो आईटीसी अवेल कर सकता था। मैक्सिमम डेट क्या बनी, मैक्सिमम डेट बनी till the due date of filing of return of income for the month of September of the succeeding financial year और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। दोनों में जो जल्दी हो जाए तब तक आईटीसी अवेल कर सकता है असेसी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी साइड बाय साइड डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इसे एनालिसिस से आपको करा देता हूं एक बार फटाफट से। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, उसमें हमने पढ़ा बेटा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी में। दूसरा सेक्शन 49 के जो प्रोविजन है या उसमें जो मैनर स्पेसिफाई किया है उनके अकॉर्डिंग ही आईटीसी मिलेगा। गुड्स या सर्विसेज वो यूज होने चाहिए फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा कंडीशन क्या है आईटीसी लेने की, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो 4 कंडीशन बेटा यहाँ स्पेसिफाई की गई है।
चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी आईटीसी लिया जाएगा। सबसे पहली जो रेसिपिएंट है बेटा उसके पास पोजीशन होनी चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें हमने देखा था रूल 36 के प्रोविजन क्या थे कि इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर या इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट रिसीविंग गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, debit not issued by supplier, bill of entry or similar documents under the customs act, revised invoice या document issued by ISD। ठीक है बेटा। दूसरा यहाँ पर बेटा जो रूल 36 है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेसिफाई करता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेसिस पर आईटीसी लिया जा रहा है उनमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ये तो होने ही होने चाहिए। साथ में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई वो भी मेंशन की जानी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। एक्चुअल में जो असेसी है वो गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन हुआ करती थी जो हमने बात की थी, बिल टू शिप टू मॉडल, और ये गुड्स और ये सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने किया था फिर जो टैक्स लेविएबल है उस सप्लाई पर वो एक्चुअली में गवर्नमेंट को पेड होना चाहिए। फिर हमने किया था फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो रजिस्टर पर्सन है बेटा जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। ये चारों की चारों कंडीशन वो फुलफिल करता है तो आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर हमने करी थी बेटा प्रोविजो, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रोविजो बात करती थी कि अगर गुड्स रिसीव हो रहे हैं लॉट्स में तो आईटीसी कब मिलेगा, आईटीसी तब मिलेगा जब रिसिप्ट हो जाएगा लास्ट लॉट उन गुड्स के रेस्पेक्ट में। सेकंड प्रोविजन बात करती थी कि जो रेसिपिएंट है वो 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्सेस की, तो उस केस में रजिस्टर पर्सन ने बेटा जितना आईटीसी अवेल किया है वो उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 18% पर एनम के साथ ही हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी कि अगर रेसिपिएंट 180 डेज के बाद पेमेंट कर देता है तो वो आईटीसी फिर दोबारा क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो 180 डेज वाली कंडीशन थी ये 3 जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ करती थी। नंबर 1, वो सप्लाईज जो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज केस में, या डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, या सप्लायर की कोई लायबिलिटी जो है रेसिपिएंट इनकर कर रहा है और उस सप्लाई की वैल्यू पर एडिशन हो रहा है फिर, तो उन पर 180 डेज की लिमिट एप्लीकेबल नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो रजिस्टर पर्सन है अगर टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो जो ये टैक्स कंपोनेंट है जिसके वो आईटीसी लेता था वो नहीं मिलेगा। ईदर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है और वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट की बात की हमने कि जो टाइम लिमिट है आईटीसी अवेल करने की वो क्या है, 2 डेट का अर्लियर है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये हमने समझ लिया था। ठीक है बेटा, इतना हमने कर लिया था। सेक्शन 16 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया और इसी के साथ साथ बेटा जो रूल्स 36 थे और वो 37 के जो प्रोविजन एप्लीकेबल थे वो भी हमने यहाँ पर साथ साथ कवर कर लिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आती है आपको कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।